नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 2047 का रोड मैप होगा तैयार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, विष्णुदेव साय सहित कई राज्यों के सीएम मौजूद। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही बैठक। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कल होगी नामांकन रद्द को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। नाम वापसी का आज आखिरी दिन। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस जिलाध्यक्षों को संगठन और चुनाव प्रबंधन का दिया जाएगा प्रशिक्षण। राहुल गांधी देंगे जीत का मंत्र। एमपी में प्री मानसून की गतिविधियां जारी। 12 जून को कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावना। बारिश के साथ तेज गर्मी भी नहीं छोड़ रही पीछा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24। में हूं आपके साथ जय वाजपेयी। रुक करते खबरों की। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक चल रही है। आपको बता दें कि बैठक में विकसित भारत 2047 का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस दौरान मानव पूंजी विकास, कौशल विकास, उद्यमिता, स्वास्थ्य, पोषण और रोजगार सृजन जैसे विषयों पर चर्चा भी की जाएगी। तो देखिए, पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक चल रही है। बता दें कि बैठक में विकसित भारत 2047 का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल मौजूद हैं। वहीं इस दौरान मानव पूंजी विकास, कौशल विकास, उद्यमिता, स्वास्थ्य, पोषण और रोजगार सृजन जैसे विषयों पर चर्चा भी की जाएगी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। वहीं बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के तहत समावेशी मानव विकास, उद्यमिता को बढ़ावा, कौशल विकास और अस्थायी रोजगार सृजन जैसे विषयों पर फोकस रहेगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। बता दें कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के तहत समावेशी मानव विकास, उद्यमिता को बढ़ावा, कौशल विकास और स्थायी रोजगार सृजन जैसे विषयों पर फोकस रहेगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कानपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आ जाएंगे कानपुर। आपको बता दें कि मोहन भागवत के आगमन को लेकर अलर्ट है। वहीं रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का निरीक्षण भी किया गया है। तो देखिए, खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज कानपुर आएंगे। आपको बता दें कि मोहन भागवत के आगमन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का निरीक्षण भी किया गया है। तो देखिए, ये खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो हैं वो आज कानपुर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मोहन भागवत के आगमन को लेकर प्रशासन जो है अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का निरीक्षण भी किया गया है। तो देखिए, ये खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज कानपुर आएंगे। आपको बता दें कि उनके आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का निरीक्षण भी किया गया है। तो चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रूबी जुड़ गई। रूबी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज कानपुर पहुंच रहे, बताया जा रहा है कि उनके आगमन को लेकर प्रशासन जो है अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी इस पर? जया, देखिए, ये निजी कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं कानपुर, और खासतौर से जो इनका निरीक्षण का पूरा तरीके से तैयारी की गई थी, वो बुधवार को ही तैयारी शुरू हो गई थी। रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से जांचा गया था, और इसके साथ ही साथ यहाँ का जो आयोजन है उसमें वो आशीर्वाद समारोह है, वहाँ पहुंचेंगे, जिसमें तकरीबन समय जो बताया गया है 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे रहेंगे। और खासतौर से जो तैयारी थी उसमें डीसीपी है, एडीसीपी और जीआरपी अधिकारियों ने मिलकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। और सेंट्रल जो स्टेशन है उसकी चेकिंग के बाद ही पुलिस अधिकारी ने यहाँ पे जो आम लोग हैं जिनको आना जाना था उनके लिए डायवर्जन मोड डाल दिया गया था, ताकि जिस रास्ते से इनका मोहन भागवत का आना होगा उस रास्तों को डाइवर्ट करते हुए दूसरे रास्ते से आमजन के लिए इंतजाम किया गया।
इसके साथ ये भी बता दूं कि तकरीबन कानपुर पहुंचने का जो उनका समय है अभी तकरीबन जो बताया गया था दिन का समय दिया गया है और उसके साथ ही आशीर्वाद समारोह है, निजी कार्यक्रम बताया जा रहा है और निश्चित तौर पे काफी लोग वहां पे पहुंचेंगे और जो व्यवस्था है पहले से बुधवार को ही लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी थी, खासतौर से रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करते हो तो। रूबी, उनके आगमन को लेकर क्या कुछ कड़े इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर? जिस तरीके से बताया जाए कि रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का निरीक्षण भी किया गया है, तो क्या कुछ पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, पुलिस अधिकारियों ने जो बताया है उनका कहना यही है कि संघ के प्रमुख है, आगमन है और उनका खासतौर से ऐसे दरमियान में पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। खासतौर से सीसीटीवी के इंतजाम किए गए हैं और प्लेटफॉर्म के देकर जो टिकट व्यवस्था होती है उसको काउंटर को बंद कर दिया गया है और दूसरे काउंटर का इंतजाम किया गया है। और इसके साथ ही साथ अधिकारियों की जो ड्यूटी थी उनमें नए तैनाती दी गई है, यानी कि जो पुलिस कर्मी है उनकी जो संख्या है उसको बढ़ा दी गई है। और खासतौर से मोहन भागवत जब गुरुवार को दोपहर जब पहुंचेंगे आजाद नगर में, वहां का जो लोकल थाना होगा और यूनिट जो होगी, लोकल यूनिट होगी, वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर कर दी गई है। और इसके साथ ही साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले जो भी लोग होंगे उनको भी पूरी तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से रखते ही अंदर इंतजाम किया गया इंतजाम। और जो उनका शाम का वापसी का भी बताया जा रहा है, कार्यक्रम के शामिल होने के बाद शाम की जो ट्रेन है उसमें वो वापसी करेंगे और इसके दौरान पुलिस और जीआरपी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहेगी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष खास तौर से यूनिट जो व्यवस्था होती है, एलआईयू जो यूनिट होती है, उसके लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज कानपुर आएंगे। आपको बता दें कि मोहन भागवत के आगमन को लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। रूबी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और गोरखपुर जिला कारागार में विधि छात्र छात्राओं के लिए 1 से 10 जून तक शैक्षणिक भ्रमण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान डीटीयू गोरखपुर, सेंट एंड्रयूज कॉलेज सहित विभिन्न संस्थानों के कुल 279 विधि छात्रों ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य भावी वकीलों को जेल मैनुअल, बंदियों के अधिकार और कारागार व्यवस्था की व्यवहारिक जानकारी देना रहा। आपको बता दें कि आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। और खबर रायसेन से, जहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई। वे कुंडाली गांव निवासी 35 वर्षीय राजू नोरिया की जान चली गई। बताया जा रहा है कि साड़ू को बगलवाड़ा छोड़कर घर लौटते समय यह हादसा हुआ। वहीं खैरीजियापुरा और पहाड़िया मोड़ के बीच डंपर से टक्कर हुई। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण मृतक करता था। बताया जा रहा है कि सिलवानी के बमोरी थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो देखिए, खबर आपको रायसेन से बता रहे, जहां पर एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। बताते कि बाइक सवार युवक की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कुंडाली गांव निवासी 35 वर्षीय राजू नोरिया की जान चली गई। वहीं साड़ू को बगलवाड़ा छोड़कर घर लौटते समय यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि खैरीजयपुरा और परड़िया मोड़ के बीच डंपर से टक्कर हुई थी, जिसके चलते युवक की वहीं हादसे में मौत हो गई। बता दें कि सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंचे और अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। और खबर इंदौर से, जहां महू में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि मलेंडी गांव में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं करीब 25 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। बता दें कि राजस्व अमले और पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई, जहां मौके पर पहुंचे महू एसडीएम राकेश परमार ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी। वहीं भारी पुलिस बल तैनात किए गए। बता दें कि महू थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, ये खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर महू में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि मलेंडी गांव में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी के द्वारा अतिक्रमण जो है वो हटाया जा रहा है। वहीं करीब 25 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। आपको बता दें कि राजस्व अमले और पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। वहीं मौके पर महू एसडीएम राकेश परमार भी पहुंचे। और खबर छिंदवाड़ा से, जहां जुन्नार देव में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गया। आपको बता दें कि हनुमान टेकड़ी के समीप युवक का शव मिला। मृतक की पहचान चियू सोलंकी के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि युवक बीती रात से गायब था। वहीं शव पर हाथ और गले में गंभीर निशान भी मिले। इसके साथ ही गला रस्सी से कसकर हत्या किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं दमुआ थाना
पुलिस भी जांच में जुटी हुई। तो देखिए खबर आपको छिंदवाड़ा से बता रहे, जहां पर जुन्नार देव में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि हनुमान टेकड़ी के समीप युवक का शव मिला है, जहां मृतक की पहचान चियू सोलंकी के रूप में हुई है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि युवक बीती रात से गायब था। शव पर हाथ और गले में गंभीर निशान भी पाए गए। वहीं गला रस्सी से कसकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। और खबर रायपुर से, जहां 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई। आपको बता दें कि जिलाध्यक्षों को संगठन और चुनाव प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी कांग्रेस जिलाध्यक्षों को जीत का मंत्र देंगे। बता दें कि 21 से 30 जून के बीच अमनपुर में प्रस्तावित प्रशिक्षण सम्मेलन 2 दिन तक जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ राहुल गांधी रहेंगे। इसके साथ ही संगठन सृजन अभियान के तहत विशेष प्रशिक्षण भी होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों के परिवार से भी राहुल गांधी की मुलाकात हो सकती है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सम्मेलन की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। तो देखिए खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस से जुटती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिलाध्यक्षों को संगठन और चुनाव प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी कांग्रेस जिलाध्यक्षों को जीत का मंत्र देते हुए भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि 21 से 30 जून के बीच अमनपुर में प्रस्तावित है प्रशिक्षण सम्मेलन। इसके साथ ही 2 दिन तक जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ राहुल गांधी रहेंगे। बताया जा रहा है कि संगठन सृजन अभियान के तहत विशेष प्रशिक्षण भी होगा। तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। बता दें कि 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटते हुए नजर आ रही। वहीं जिला अध्यक्षों को संगठन और चुनाव प्रबंधन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। दिल्ली से, जहां मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल से दिल्ली तक घमासान मचा हुआ। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी की याचिका पर सुनवाई टल गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। बताया जाए कि नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। वहीं मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आपको बता दें कि कल नामांकन रद्द हुआ था, इसी को लेकर याचिका दायर की गई थी। वहीं आज सुनवाई होनी। तो बताया जाए कि नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। तो देखिए एक खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती ही जा रही। बता दें कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर सियासी पारा जो है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा। वहीं भोपाल से दिल्ली तक घमासान मचा हुआ। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी की याचिका पर सुनवाई टल गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। बताया जाए कि नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। वहीं मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कल उनका नामांकन रद्द हुआ था, जिसको लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी। आज सुनवाई होनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई है वो टाल दी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। तो देखिए खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही भोपाल से दिल्ली तक घमासान भी मचा हुआ। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी की याचिका पर सुनवाई आज होनी। तो बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है और सुप्रीम कोर्ट अब कल इस पर सुनवाई करेगा। वहीं नाम वापसी का आज आखिरी दिन था। आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो देखिए ये खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताया कि भोपाल से दिल्ली तक घमासान मचा हुआ। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी की याचिका पर सुनवाई को टाल दिया गया है। तो चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर एग्जीक्यूटिव एडिटर अरुण त्रिवेदी जी जुड़ गए। अरुण जी, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही। बताया जाए कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर सियासी पारा देखने को मिल रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी की याचिका पर सुनवाई जो आज होनी थी वो टाल दी गई। क्या कुछ जानकारी इस पर? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है कि सुप्रीम कोर्ट अब कल सुनवाई करेगा और आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। तो ऐसे में आज जब नामांकन भर दिए जाए, नामांकन वापस जब इनका नामांकन नहीं माना जाएगा तो बीजेपी के जो 3 उम्मीदवार हैं उनको विजयी घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें एक थोड़ी सी राहत अभी मिलने की उम्मीद है कि जो चुनाव आयोग है वो क्या फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें याचिका की जो कॉपी है वो नहीं मिली है, इसलिए अभी इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। इस पर कल सुनवाई होगी। तो
ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां से राहत मिल जाएगी। उनकी जो प्रत्याशी है मीनाक्षी नटराजन, उनका जो नामांकन है वो मान लिया जाएगा। लेकिन ये बड़ी खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका दायर हुई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई की बात कह दी और आज नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। ऐसे में अब ज्यादा कुछ कांग्रेस के लिए रह नहीं गया है, लेकिन बस अब उनकी उम्मीद यही है कि शायद 1-2 घंटे में चुनाव आयोग कुछ फैसला दे दे या चुनाव आयोग उनके नामांकन को मान ले, तो इससे कांग्रेस को राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की से जो उम्मीद की ये लोग आस लगाए हुए थे वो टूट गई है और सुप्रीम कोर्ट अब कल सुनवाई करेगा, उसके बाद वो क्या फैसला देगा। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि तब तक इसको रोका जाए, रिजल्ट को रोका जाए, ये तमाम चीजें उन्होंने कही है। लेकिन जब नाम वापसी की आज आखिरी तारीख है तो ऐसे में अब मुश्किल है कि मीनाक्षी नटराजन के ऊपर तो कोर्ट की तरफ से कोई राहत की बात है। लेकिन अभी चुनाव आयोग का रास्ता खुला हुआ है, तो हो सकता है कि चुनाव आयोग कुछ फैसला दे दे। बस यही उम्मीद एक बाकी रह गई। हालांकि मीनाक्षी नटराजन का जब से नामांकन कैंसिल हुआ तब से भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने धरना प्रदर्शन किया और भोपाल की रोशन चौराहे पर उपवास भी किया, जिसमें सभी बड़े नेता शामिल हुए और वो सिर्फ एक ही दलील दे रहे हैं कि जब कोर्ट का जो नोटिस है वो कोर्ट का नोटिस है, उसको उस आधार पर नामांकन निरस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीएनएस की जो धाराएं हैं 2023 की जो बीएनएस की नई धाराएं जुड़ी, उसमें ये कहा गया है कि 2 साल की सजा या चार्ज फ्रेम होने पर ही शपथ पत्र में उसकी जानकारी, नामांकन पत्र में उसकी जानकारी देना जरूरी है, बाकी जानकारी देना जरूरी नहीं है। इसलिए ये कोर्ट का जो नोटिस था इसकी जानकारी नहीं दी गई है और ऐसे में उनका नामांकन वैलिड है। लेकिन इस मामले में अभी जो चुनाव आयोग है वो कानूनी सलाह ले रहा है, कानून के जो जानकार हैं उनसे अपनी राय मशवरा कर रहा है, उसके बाद हो सकता है वो अपना फैसला सुनाए। लेकिन कांग्रेस ने उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका दाखिल की थी, उन्हें लग रहा था कि आज ही सुनवाई हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस दे देगा, कुछ आदेश निर्देश दे देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको कल पर टाल दिया है। तो ऐसे में उन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल भी जाएगी तो अभी आज जो नामांकन का वापसी का आखिरी दिन है वो आज निकल जाएगा। ऐसे में फिर मुश्किल बढ़ जाएगी कि उनका प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है कि नहीं, क्योंकि नामांकन में जब 3 से ज्यादा कोई नामांकन आएंगे ही नहीं, नामांकन वापसी के बाद 3 ही प्रत्याशी बीजेपी के बचेंगे तो निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन कांग्रेस को अभी सिर्फ चुनाव आयोग से आस है कि शायद कुछ उनके पक्ष में फैसला आ जाए और अगर उनका नामांकन वैलिड मान लिया जाता है तो फिर चुनाव की संभावना बनेगी, फिर विधायकों की गोलबंदी और ये सब चीजें होंगी। हालांकि ऐसी उम्मीद अभी कम ही लग रही है, लेकिन चुनाव आयोग को कुछ न कुछ तो फैसला जरूर देगा। अरुण जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कांग्रेस को लगातार झटके पे झटके मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखना होगा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जो है वो रद्द होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जो है वो कल के लिए टाल दी। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और खबर भोपाल से, जहां एमपी में प्री मानसून एक्टिव हो गया। आपको बता दें कि कई जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही बालाघाट में तेज बारिश के बीच पेड़ गिरे। आपको बता दें कि यातायात भी प्रभावित हुआ, वहीं कई जिलों में कार और कई बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई। इसके साथ ही बारिश के साथ साथ तेज गर्मी भी पीछा नहीं छोड़ रही। बता दें कि खजुराहो प्रदेश का सबसे गर्म शहर है, वहीं पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। बताया जाए ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी भी दी गई है। वहीं 12 जून को कई जिलों में ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए खबर आपको भोपाल से बता रहे, जहां पर एमपी में प्री मानसून एक्टिव हो गया। आपको बता दें कि कई जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही बालाघाट में तेज बारिश के बीच पेड़ गिरे, यातायात प्रभावित हुआ और कई जिलों में कार और कई बाइकें क्षतिग्रस्त भी हो गया। आपको बता दें कि बारिश के साथ साथ तेज गर्मी भी पीछा नहीं छोड़ रही। खजुराहो प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। बता दें कि पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वहीं ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि 12 जून को कई जिलों में ओले गिरने की संभावना भी जताई गई।
और सूरजपुर में कोयला हेराफेरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक ड्राइवर को पंजाब के बरनाला से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी ने फर्जी नाम से खदान से 2 ट्रकों में कोयला लोड कराया और रास्ते में नंबर प्लेट बदलकर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कोयला बेच दिया। वहीं मामले में ट्रांसपोर्टर के ट्रक और डीजल के लिए ली गई रकम भी लेकर फरार होने की शिकायत दर्ज हुई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले से जुड़े अन्य मुख्य आरोपियों की तलाश जारी है। जसपाल सिंह अपना नाम बदलकर बलजीत सिंह के नाम से 2 ट्रक लेकर रेहर खदान में गया हुआ था, जिसके साथ में अन्य आरोपी भी थे और इनके द्वारा वहां से दोनों ट्रक में कोयला लोड कराया गया और वहां से जब कोयला लेकर ये लोग बाहर गए तो उसे कोयला को लेकर उड़ीसा जाना था और उन्होंने किसी अन्य जगह पे अन्य जो मुख्य आरोपी हैं उनके साथ में कहीं और उसको भेज दिया, जिसके बाद में मामले में कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी और मामले में पूर्व अभी कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और अभी पंजाब से जसपाल सिंह उर्फ बलजीत सिंह की गिरफ्तारी की गई है। मामले में अन्य मुख्य आरोपी फरार है, जिनकी भी पता तलाश की जा रही है। शिकायतों के बाद कृषि विभाग ने डीएपी खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। आपको बता दें कि घनसौर विकासखंड के बहानवाड़ा में एक किसान के घर से अवैध रूप से भंडारित करीब 150 बोरी डीएपी खाद जब्त की गई। वहीं जांच में पता चला कि खाद राखी खाद कहानी निवासी एक व्यापारी की थी, जो वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। वहीं कृषि विभाग ने खाद जब्त कर एफआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। हमारे उप संचालक कृषि महोदय की मंशा से एक संयुक्त दल बनाया गया है जिला स्तरीय, जिसमें हम लोगों को गुप्त सूचना जिला स्तर की टीम को मिली थी कि कहानी के ग्राम बामणवाड़ा में किसी के घर में डीएपी खाद रखी गई है। तो उसका हम लोगों ने हमारे से एक दल के द्वारा वहां पहुंचा गया और देखा गया कि वहां लगभग शिव कुमार जी के यहाँ पर 150 बैग डीएपी के पाए गए, जिससे फिर उनसे पूछा गया डिटेल, तो उन्होंने किसी अशोक गोल्हानी कहानी के नाम लिया कि इनके द्वारा हमारे घर में भंडारण किया गया है। पूछताछ के लिए अशोक गोल्हानी जी को बुलाया गया, उनके द्वारा कोई भी दस्तावेज नहीं मिले, इस कारण हम लोगों को एफआईआर दर्ज करवाया हम लोगों ने। अधिनियम 1985 के आधार पर उन लोगों पर धारा लगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम और हरा भरा काला पीपल महाअभियान का शुभारंभ किया गया। वहीं विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने बताया कि अभियान के तहत क्षेत्र में 4 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 14 केंद्रों से पौधों का वितरण किया जाएगा और सभी आयु वर्ग के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 1 से 10 जुलाई के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम में भी इस अभियान को लेकर विशेष आयोजन किए जाएंगे। मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण होने को लेकर है और आज हमने पूरे विधानसभा के हमारे स्कूल से प्रतिनिधि के रूप में सभी शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हुए थे और हमने, क्योंकि समाज में परिवर्तन जो कर सकते हैं तो शिक्षक कर सकते हैं, तो गुरुजनों को सबको यहाँ बुलाया था और काला पीपल में 4 लाख पौधे का रोपण 100% हो, इसकी कमान हमारे सभी गुरुजनों ने ली है और वो एक एक बच्चे तक पौधा पहुंचाएंगे। उस पौधे की देखरेख हो रही है कि नहीं, इसकी भी चिंता वो करेंगे। कुल मिला के हमारे कालापल में आने वाले वर्षों में ठीक से हरियाली दिखे, क्योंकि हमने रोड भी बनाए हैं तो रोड के कारण से भी कुछ पेड़ कटे हैं, तो उनकी पूर्ति और उसके साथ साथ जिस प्रकार से वातावरण में गर्मी हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो पूरा क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो शुरुआत भारत से होती है, तो मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर हमने इसकी शुरुआत की है। और हरदा खंडवा निर्माणाधीन हाईवे पर दर्दनाक हादसे में रोड रोलर की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों में एक ही हालत गंभीर होने पर उसे भोपाल रेफर किया गया है। बता दें कि मृतक की पहचान दिनेश चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस ने रोड रोलर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि सुरक्षा मानकों के पालन की भी पड़ताल की जा रही है। हमारे गांव के 2 बुजुर्ग परिवार खिड़कियां से घर आ रहे थे, तो रोड का काम चल रहा था, गिट्टी माल डल के रोलर चल रहा था, तो रोलर ड्राइवर की लापरवाही से उसने रोलर मोटरसाइकिल पे चढ़ा दिया। एक आदमी तो स्पॉट
एक्सपायर हो गया। एक बच्चा था साथ में, उनको हरदा हॉस्पिटल लाए हैं और हरदा में लाने के बाद डॉक्टर ने दिनेश चौधरी को मृत घोषित कर दिया और एक को भोपाल लड़के को रेफर किया है और एक यहीं अभी इलाज चल रहा है। डायल 112 पर एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर जो घायलों को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय हरदा रवाना किया गया। अभी जानकारी लगी है कि एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु हो गई है। वहाँ पर जो है मौके पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है जिला चिकित्सालय में और उसके बाद जो है इस पर अग्रिम योजना। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।